सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव गुट ने फैसला किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने राहुल का पक्ष लेते हुए यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है। साथ ही उद्धव बोले कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। और हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोरंजन, आज जो स्टेटमेंट आया है, चाहे सामना में जो कुछ लिखा गया है, दोनों ही बातें कही गई हैं। एक तो सावरकर के अपमान को लेकर उन्होंने चेतावनी दी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं या जिस तरह से उनके ऊपर एक्शन हुआ, विपक्षी एकता की बात हो, उस पर भी उन्होंने समर्थन किया है। ऐसे में अभी ये खबर है कि वो डिनर में नहीं जाएंगे। ये पोस्चरिंग है या फिर सच में नाराज है? देखिए, सावरकर का एक ऐसा मुद्दा है जो गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी और अब जो कांग्रेस की नई एलाय बनी है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उनके बीच में आपको गाहे बगाहे ये बात देखने को मिलती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी कुछ सावरकर के मामले में इसी तरह के विचार रख चुके हैं और उस वक्त भी सामना में एडिटोरियल लिखे गए और शिवसेना के नेताओं ने राहुल गांधी के उस बयान का विरोध किया था। शिवसेना के साथ दिक्कत ये है कि यदि शिवसेना उद्धव ठाकरे इसके विरोध में नहीं दिखेगी तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता भी आज जो है संसद भवन में उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे जो है वो भी इसके खिलाफ जो है बोल रहे हैं। तो ऐसे में सावरकर से शिवसेना उद्धव गुट अपने आप को अलग नहीं कर सकता और ये उनकी मजबूरी है और इसलिए उनको जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और ये एक्शन जो है आज एक कदम आगे गया, क्योंकि जो एक विपक्षी एकता की आप बात करते हैं जिसमें कि अब तृणमूल कांग्रेस भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आ गई है और आम आदमी पार्टी भी है। एक डिनर जो है वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रखी थी, अब जो है उस डिनर में शिवसेना ने नहीं जाने का निर्णय लिया है। तो आप कह सकते हैं कि ये आप इसको पोस्टरिंग भी कर सकते हैं, मजबूरी भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन साथ में एक वाइडर जो रोल जो विपक्ष का है उसमें शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ रहना चाहती है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में। तो इन दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि शिवसेना के पास जो है दोनों चीज़ों पर एक फाइन बैलेंस करने की जरूरत है, जिससे कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के सामने कमजोर ना दिखे और राष्ट्रीय स्तर पर वह विपक्ष के फोल्ड में रहना चाहे। ये जो है ये मजबूरी है शिवसेना की। बाबा, एक और छोटा सा सवाल था कि जिस हालत में पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना जो उद्धव गुट है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है क्या इनके साथ होने के अलावा? देखिए, फिलहाल जो है जहां तक मेरी जानकारी है कि अब तो ये तय हो गया कि महाराष्ट्र में अघाड़ी जो है वो साथ मिलकर लड़ेगी, चाहे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव हो या फिर जब विधानसभा का चुनाव होता है, अघाड़ी साथ रहेगी। अघाड़ी अभी है, फिलहाल तक है। तो इसको लेकर के इस तरह के मुद्दे को चाहिए कि राहुल गांधी को भी या कांग्रेस पार्टी वो भी अब थोड़ा अवॉइड करें, जिससे कि उद्धव ठाकरे के लिए एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति पैदा ना हो और उससे अपने एलाइज को उस स्थिति में डालने से अच्छा होगा कि अपने किसी सहयोगी दल को उससे बचा के रखा जाए। लेकिन बार बार ये देखने को मिलता है जब भी सावरकर की बात आती है, राहुल गांधी का कुछ बयान आता है और शिवसेना को इसी तरह से रिएक्ट करना पड़ता है। शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरे बातचीत के लिए और इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा जारी है। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 10वां दिन है। आज लगातार 10वें दिन सदन में हंगामा होता रहा। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी पर अड़ा है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करते हुए लगातार हंगामा कर रहा है।
अब इसमें राहुल की सदस्यता का मामला भी जुड़ गया है। पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं क्या? वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं क्या? जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन था जिसने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की उसके ऊपर सजा आती है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है? और या वो प्रदर्शन अपने खुद के नेता राहुल गांधी के विरोध में था, जिन्होंने 2013 में वो अध्यादेश और कानून फाड़कर प्रेस के सामने एक प्रकार से नींव रखी, जिसके तहत आज वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए जिस दिन न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि उनको 2 साल की सजा मानहानि के इस बहुत ही ओछे बयान के ऊपर, जिससे पूरा ओबीसी समाज देश का व्यथित है, नाराज है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ना सदन को, ना सदन के स्पीकर या चेयरमैन को किसी की इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रखा है कि जिस वक्त 2 वर्ष की सजा किसी भी एमपी या एमएलए को होती है, उसी समय से ही स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। स्पीकर ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई जो उनके पास, जिसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। और यह है लिस्ट, 12 ऐसे और केसेस हैं जो अभी तक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो 2013 से यह मामला चल रहा है। 2013 में लालू प्रसाद यादव जी, राशिद मसूद जी, जगदीश शर्मा जी, और ये 3 अलग अलग पार्टी के हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, राशिद मसूद कांग्रेस के, जगदीश शर्मा जेडीयू के, ऐसे ही सेल्व गणपति डीएमके के, मोहम्मद फैजल एनसीपी के, हाल में ही डिस्क्वालीफाई हुए, अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के। तो 6 अलग अलग पार्टी के तो सांसद डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उस समय क्या कोई आंदोलन तो दिखा नहीं, कोई काले कपड़ों में दिखा नहीं, कोई सत्याग्रह में पे नहीं दिखा। यह स्पष्ट दिखाता है जो प्रमोद तिवारी जी ने बयान दिया हाल में ही, जिसमें उनके शब्द थे राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, और यह भी कहते हैं सेंटेंस में अलग होना चाहिए, कन्विक्शन में नहीं। यानी एक प्रकार से वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गुनाह तो किया है, अपराध तो किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कन्विक्शन तो करते हुए तो देखा जाता है, अपराध क्या था उस पर उनका कोई आलोचना नहीं है। वो एक्नॉलेज करते हैं कि अपराध किया, और कहते हैं सेंटेंस पे अलग कानून होना चाहिए। ये हमारे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एक परिवार के लिए इस देश में कैसे अलग कानून मांगते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा घोर अपमान भारत के कानून का और कानून व्यवस्था का नहीं हो सकता है। ये फिर एक बार एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जो उनकी राजनीति है, उसका परिचय कांग्रेस दे रही है। इतने सारे केसेस के बाद, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, और उनको तो माफी मांगने की जरूरत थी। कल एक उनके कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि उनके खुद के नेता बार बार कहते गए राहुल जी आप माफी मांग लो, विषय समाप्त करो, लेकिन उनकी एरोगेंस थी, उनका घमंड था कि वो माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया, और आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में स्पीकर के पास
जिस प्रकार से मिसबिहेवियर हो रहा है हाउस में, चेयरमैन के पास जिस प्रकार से भद्दा व्यवहार राज्यसभा के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य कर रहे हैं, एडजर्न करने के अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसे में एक तरफ खुद एडजर्न कराते हैं, व्यवहार देखिए, आज कागज फाड़ के पहली बार लोकसभा में इतने वर्षों में कागज फाड़ के उन्होंने आसन पर फेंके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि स्पीकर बार बार कहते रहे कि मैं चलाना चाहता हूं हाउस, सबको मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कभी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, कानून को सर्वप्रिय मानती है और भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। भारत के हर नागरिक को संविधान और कानून के तहत अपना काम करना है। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आखिर ये 4 साल तक केस चला, इतनी सारी हियरिंग्स हुई, फाइनल हियरिंग तक में उनके 6 बड़े बड़े नेता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, चिदम्बरम जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, केटीएस तुलसी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, विवेक तनखा जी हैं, मनीष तिवारी है। 6 तो ध्यान में आते हैं तुरंत, जो बड़े विख्यात कानून के उनके मान्य सदस्य। इसमें से एक भी सदस्य कोई भी हियरिंग में, ना आखिरी हियरिंग में गया, और जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट्स चले, उनके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, जो पेटिशनर था उसके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए। एक भी बड़ा कानूनी उनका सांसद या बड़ा उनका नेता ना हाजिर होना, यह भी एक सवाल उठाता है कि क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी कोई लड़ाई है? क्या कांग्रेस के नेता स्वयं राहुल गांधी जी को तकलीफ में डालना चाहते थे? ये किसके एडवाइस पे पूरी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने चलाई, ये वास्तव में एक सवाल खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे, इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज की अपमान करे और बार बार सदन के पीठ के ऊपर जो पीठासन अधिकारी हैं, जो स्पीकर चेयरमैन का अपमान और उनकी अवमानना करने की जो कोशिश की जा रही है उनके अलग अलग नेताओं द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय जरूर मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के माननीय सांसदों को कि ये जो काले कपड़े कहां पहने जाते हैं, किस जगह पर ये काले कपड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं? और मुझे लगता है उनके पास इतने हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं। वो शायद बाकी सब पर्याय उनके फेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ काला जादू ही एक रह गया है, लेकिन ये नहीं समझते कि जनता का विश्वास वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। और आप तो पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, वो कांग्रेस पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने माफी नहीं मांगा, सारे ओबीसी समाज का अपमान किया और साथ ही उन्होंने कई और सवाल उठाए। तो आज सवाल इंडिया का में जो हमारा सवाल है वो कि विपक्षी एकता की क्या है चुनौतियां, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। आलोक वत्स हैं जो नेता बीजेपी हैं, अंशुल अभिजीत हैं जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और इसके अलावा जुई विश्वास हैं जो प्रवक्ता टीएमसी हैं। आप दोनों के पास आने से पहले हम आलोक वत्स के पास आएंगे। आलोक साहब, मेरा सवाल यह था कि राहुल की मोहब्बत में क्या आप इतने दूर तो नहीं निकल गए कि विपक्ष एक साथ आपके सामने खड़ा हो जाए? देखिए, अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट हो रही है। हम तो चाहते हैं कि कुछ टक्कर मिले
अभी तक तो मैदान खाली था, लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी जी राहुल गांधी के 2 साल के निष्कासन के बाद जो उनसे उनका एलर्जी था उसके कारण वो नहीं आ रही थी, तो वो अब आने की कवायद कर रही हैं। खैर इस सबसे कोई बहरहाल कुछ होने जाने का है नहीं। देश की जनता मोदी जी के साथ है, देश की जनता मोदी जी के कल्याणकारी नीतियों के साथ है, देश आगे बढ़ रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं वो भी देश देख रहा है कि संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए निर्णय पर ये उंगली उठा रहे हैं। उसके बाद ये लगातार इन्होंने जो फाड़ा कागज, आज उसका इनको मलाल हो रहा होगा कि किस अथॉरिटी से इन्होंने वो कागज फाड़ा था। और बार बार जिस आदमी ने इनके ऊपर केस किया उसने कहा कि एक बार भैया माफी मांग लो, मैं इसको विड्रॉ करता हूं, लेकिन पता नहीं किस दम में इन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगा। अंतोगत्वा उसकी परिणति इनके उस सजा के रूप में हुई जिसके कारण इनकी सदस्यता बाय रूल चली गई। बिल्कुल। आलोक वसी, हम आप सभी मेहमानों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सवाल का जवाब छोटा रखेंगे तो ज्यादा सवाल लिए जा सकेंगे। पहले कर देते हैं। टीएमसी के पास आने से पहले जूही विश्वास आपके पास हम आखिर में आना चाहते हैं। पहले हम अंशुल अभिजीत के पास आते हैं। अभिजीत जी, मेरा सवाल यही था कि अब तक विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता था, क्या जो आपदा आई है उसे आप अवसर में बदलना चाहेंगे, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर एक साथ खड़े होने के लिए? नहीं, देखिए, जो विपक्ष की जो एकता थी कभी काल्पनिक नहीं थी, वो हमेशा एक कोई हकीकत में, एक औपचारिक रूप में किसी हकीकत में बदल सकती है, हमेशा बदलती आई भी है। आप यूपीए का वक्त देख लीजिए, यूपीए 2 का वक्त देख लीजिए, तो ये तो एक, मैं समझता हूं ये वक्त की एक पुकार है, एक समय की अनिवार्यता है जब प्रजातंत्र में इस तरह से प्रहार हो रहा है। और काले कपड़ों की बात की, देखिए जब जुल्मतों का दौर आता है ना, जब अंधकार का काल आता है, जब इस तरह प्रहार होता है प्रजातंत्र पे, जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी प्रणाली है लोकतंत्र की, वो ध्वस्त होने को जा रही हैं, तो काले कपड़े तो वो अनिवार्य है। एक तरह से मुखालिफत का एक रंग होता है कि काले कपड़े पहन के आए, तो ये हमने पहना और कहां से जादू टोला, और ये तो उनकी बातें हैं, इस तरह से बातें कहना। मुख्य मुद्दा ये है कि भाई प्रधानमंत्री और अडानी जी के बीच में क्या साठगांठ है, क्या संबंध है, क्या मित्रता है, सबको हटाने के लिए, सबको डाइवर्ट करने के लिए यहां पर ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप मौका नहीं देते कि संसद में आके हम कुछ कह सकें, हम जवाब देना चाहते हैं तब भी आप मौका नहीं देते। भाई संसदीय प्रणाली को तो आप चलने दीजिए ना, तब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र तो खतरे में है नहीं। हम तो विदेश में भी कहा, विदेश में दोबारा भी कहेंगे, हम हर पटल पे कहेंगे, हर मोर्चे पे कहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। अभिजीत जी, यहां पर जूही विश्वास भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, टीएमसी पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो विपक्ष की बुलाई किसी बैठक में शामिल नहीं थी। आज उसके 2 सांसद उस बैठक में गए जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था। क्या ये एक स्टैंड लोन इवेंट के तौर पर देखें या फिर आगे भी आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ममता बनर्जी बहुत पुराने सांसद रह चुके हैं, 7 बार की एमपी रह चुके हैं, उनके साथ गांधी परिवार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर्सनल रिश्ते। लेकिन पॉलिटिक्स में पर्सनल रिश्ते के साथ नहीं चला जाता है, नीतियों के साथ चला जाता है। तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है 45 से 40, जो 45 लास्ट अगर आप देखेंगे 45 जो असेंबली इलेक्शन था तो उसमें 40 हार चुके थे लास्ट कुछ वर्षों में। तो हम लोगों का कहना ही था कि कांग्रेस अगर लड़ नहीं पा रहा है तो उनके साथ रह के कोई फायदा नहीं है। विपक्षी जो एक जुट है उनको इकट्ठा होना है, जो आंचलिक क्षेत्र में जो पार्टी अच्छा काम कर रहा है उनको आगे आना चाहिए और एक पॉलिटिकली एक स्टैंड सबको लेना चाहिए कि एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिसमें कांग्रेस नाकामयाब हो रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने ये फैसला किया, जब लोकतंत्र में कोई भी प्रहार होते हैं, राहुल गांधी के ऊपर जो हुआ है वो नाइंसाफी है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कई सारे एमपीज हैं, एमएलए हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप है, क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर जो रिपोर्ट आया, अगर आप देखेंगे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो 2021 का रिपोर्ट है उसमें 363 एमपीज एंड एमएलए जो है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें मर्डर से लेके और बहुत सारा संगीन आरोप है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। आज देश के
मंत्री जब बोलते हैं गद्दारों को गोली मारने की भाषा बोलते हैं ओपन मंच में, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन अपोजिशन के ऊपर हमेशा अटैक होता है। तो ममता बनर्जी का यही कहना है कि वो अपोजिशन के ऊपर ईडी, सीबीआई ऐसे लॉ का आरोप इतना जबरदस्त हो रहा है, लेकिन बीजेपी में भी जो दोष कर रहा है उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है। कई सारे मंत्री, कई सारे एमएलए, एमपी जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसीलिए आज विपक्ष को एकजुट होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र को हम लोग सेव करें, लोकतंत्र को हत्या ना हो। इसीलिए ममता बनर्जी आज हम लोगों ने एक साथ ये मीटिंग अटेंड की है। आलोक जी, आप लोग कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान हो गया। मेरा सवाल एक था कि राजनीति में अब जो भाषा का स्तर हो गया, आप कहिए तो आपके सारे लीडर्स में से 18 इंसिडेंट्स हम गिनवा देते हैं जब भाषा का स्तर जमीन से भी कहीं नीचे चला गया था। तो मेरा यह कहना है कि कल प्रियंका गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में हमला बोला और उन्होंने कहा कि आप हमारे शहीद पिता का अपमान करते हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर। और आपका एक मुख्यमंत्री यहां तक कह गया कि राहुल गांधी का पिता कौन है उन्हें नहीं मालूम। देखिए शारी जी, इस बात को स्वीकारने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि स्तर भाषा का राजनीति में बहुत गिर गया है। जो पहले बिलो दी बेल्ट नहीं होती थी बातें, अब उस तरीके की बातें हो रही हैं और इसमें सब लोग लिप्त हैं, कोई ज्यादा, कोई कम, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा। तो ये स्तर, या तो इनको शैक्षणिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई स्तर क्या होना चाहिए पार्लियामेंट में, किस लेवल पे बात होनी चाहिए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे गौण होती जा रही हैं और स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। आलोक जी, आप और रही बात राहुल गांधी जी ने पर्टिकुलरली एक कौम और एक समुदाय का नाम चलिए वो आप लगातार इस बात को कह रहे हैं, वो हमने सुना अभी पीयूष गोयल भी वही कह रहे थे। हम कांग्रेस के पास आते हैं। अभिजीत जी, मेरा सवाल यही था कि कांग्रेस पर एक आरोप यह लगता है कि बड़े लेट से जागते हैं या फिर लेट से रिएक्ट करते हैं। विपक्ष का भी यही आरोप है, जो क्षेत्रीय दल हैं, कि आप बड़ा दिल दिखाकर उन सबको अप्रोच करके उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो कोशिश वक्त रहते करनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं, इसलिए विपक्ष बिखरा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता विपक्ष बिखरा हुआ है। देखिए, विपक्ष बिखरा हो उसका उदाहरण क्या है, उसके प्रमाण क्या हैं? देखिए, एक वक्त की बात होती है। कोई भी टिप्पणी या कोई भी बयान विपक्ष एकता की कोई कसौटी नहीं होती, उसका एक अपने कारण होते हैं। यूपीए 1 देख लीजिए ना, अगर टिप्पणी के बेसिस पे अगर जाएंगे तो यूपीए 2014 के बाद की बात करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो समय की जो पुकार है, जो जरूरत है, वो विपक्ष समझ रही है। अगर इस वक्त पे वो एकजुट नहीं होंगे तो फिर किस वक्त पे होंगे, जब इतना ज्यादा हमला हो रहा है, हमारी जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, तो और कब आएंगे? तो इसमें कांग्रेस को कोई कहने की जरूरत नहीं, विपक्ष को अपने आप ही समझ लेना चाहिए। और विपक्ष में तो कांग्रेस खुद भी है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे साथ नहीं है। देखिए, विपक्ष की एक आपस में एक चलती रहती है, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि आने वाले वक्त में विपक्ष एक है और हो जाएगा एक तरीके से। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जहां तक भाषा की होती है, भाषा की मर्यादा की होती है, तो वो अलग बात होती है। प्रधानमंत्री को अपनी अपनी मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहां पर कानून समानता से कहां अप्लाई हो रहा है? देखिए, जो इस सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है, जो यहां पर सरकार की आलोचना करता है, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है कि ये कह रहे हैं ये अशिष्ट हैं, ये असभ्य हैं। लेकिन जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो भाजपा जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, उनको खुली छूट मिल गई है कि जो मनाए आप कह लीजिए। तो हाँ, भाषा की मर्यादा होती है, लेकिन कानून भी तो होता है ना। समानता से कानून का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है यहां पर। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर 97% केसेस ईडी के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, तो यहां पर कार्यपालिका का आतंक नहीं तो और क्या है? कि अगर यहां पर लोकतंत्र खतरे में नहीं तो और क्या है? अगर अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है तो ये लोकतंत्र खतरे में नहीं तो और क्या है? यहां पर आस्ते आस्ते जो प्रेस है, उनकी आजादी, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के कई पहलू होते हैं, कई स्तंभ होते हैं। जी विश्वास के पास भी आते हैं।
विश्वास जी, मेरा सवाल आपसे एक था कि जो भी राजनीति में होता है सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है उस पद पर बैठने की जिस पर नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान है। मेरा सवाल यही है कि जब आप सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं लेकिन वहां कोई वैकेंसी है ही नहीं, पहले तो ये आप अगर देखें तो अगर आप उस पद पे पहुंचना चाहते हैं, जो भी उस पर बैठे पहले एक साथ आकर जीत हासिल करें, उसके बाद फैसला करें। अगर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ चलेंगे तो बिखरा विपक्ष एक तो पहले से मजबूत बीजेपी के लिए कोई खास चुनौती पेश नहीं कर पाएगा 2024 में भी। जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस को पहले अपने विचार को सही एक जगह में लेके आना है। अगर आप देखेंगे बंगाल में और त्रिपुरा में ये लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ते हैं, केरला में जाके ये लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये एक एक राज्य में एक एक नीति, एक एक विचार जो कांग्रेस के है, इसीलिए आज ये विपक्ष को एकजुट करने में नाकामयाब रहे। आज अगर आप देखेंगे इनके बड़े बड़े कई सारे लीडर्स दल छोड़ के जा रहे हैं, चले गए हैं, जो भी है इनका अंदरूनी मामला, हम उस बारे में नहीं बोलना चाहते। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आज अगर विपक्षियों को एकजुट होना है तो कांग्रेस को एक विचार के अंदर उनको सब पार्टियों को लेके एक साथ चलना चाहिए और सबको मिलकर फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस को बिग बॉस मानने की कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी को, सारे पार्टी बराबर है इंडिया के भारतवर्ष की राजनीति में। और हम लोग ये बोलेंगे कि जिनके जहां पर एक्सपीरियंस है उसको वहां पर चुनाव लड़ने दे। सारी क्षेत्रीय दल मिलके बीजेपी के खिलाफ जो लड़ सकते हैं उन सबको आगे आके लड़ना चाहिए। हम लोग कौन प्रधानमंत्री बनेंगे उसके लिए टाइम मिलेगा, वो इलेक्शन के बाद भी तैयार हो सकता है। कौन प्रधानमंत्री के फेस होगा क्या नहीं होगा वो बाद में भी हम लोग सोच के विपक्ष बैठ के उसका तैयारी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लड़ना जरूरी है। जो कांग्रेस नहीं लड़ पा रहे हैं उसका कारण बहुत सारे हैं। जब चुनाव होता है उस राज्य में राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं, भारत जोड़ो करते हैं, लेकिन जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होता है उसमें तो उन्होंने नहीं पहुंचे। तो सिर्फ भारत जोड़ो करने से नहीं होगा, चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ता के साथ बैठ के उसको प्लानिंग करना, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। तो ये सबसे मुद्दा ही है कि जीतना पड़ेगा पहले कांग्रेस को। आलोक वत्सी, एक कहावत है कि किसी को इतना ही दौड़ाओ कि वो दौड़ता चला जाए। अगर आपने ज्यादा दौड़ा दिया और पलट कर खड़ा हो गया तो फिर उससे निपटना पड़ता है। तो आप क्या इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि कहां तक दौड़ाना है या दौड़ाते चले जाना है, चाहे वो पलट के खड़ा ही क्यों ना हो जाए? देखिए, आप कह रहे थे कि जरा शॉर्ट में चीजों को रखिए जी, तो इस सब का निष्कर्ष मैं बता देता हूं जी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में अभी आने वाले वर्षों तक। वो हमारी नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास जनता का, और जो कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हर एक वर्ग को प्राप्त हो रहा है जी। तो इस सब के बिला पर हम इतनी मजबूती से खड़े हैं। अब आप ये कह रही हैं कि ऑपोजिशन यूनाइट करे, 17 लोग लड़े। अरे भाई, जो अभी 3-4 स्वर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री के, पहले उनको भी तो दबाइए। ममता बनर्जी के लोग उनको बना रहे हैं प्रधानमंत्री, राव साहब के लोग उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, खुद को प्रधानमंत्री घोषित किए हुए हैं, नीतीश कुमार के लोग उनको प्रधानमंत्री घोषित किए हुए हैं। तो देश की जनता तो गुमराह है। राहुल गांधी के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री में देख रहे हैं, तो देश का आदमी तो गुमराह है कि ये कौन है इसमें से। चलिए, अभिजीत जी, इन्होंने कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या टक्कर में मानते हैं आप खुद को? और हम यही सवाल आपसे भी चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की जो हमारे प्रवक्ता है वो भी इसका जवाब दें। पहले अभिजीत जी, आप संक्षेप में। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है। एक तरफ से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है, समाज में तनाव है और जितनी भी संसदीय प्रणाली है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, आपको बोलने नहीं जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। तो गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी भी एक तरफ है, लोग इतने परेशान हैं और आप कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में। भाई, और आपकी खुली छूट है, जो मना है आप कर सकते हैं, ईडी को किस तरह कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। जी, आपने अपनी बात कह दी। जो विश्वास, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगी, जिस नेता को देश चलाना नहीं आता है उन सारे नेता को संसद से निकाला जाए। ये जो बीजेपी बोल रहे हैं ना कि संसद भवन चलने नहीं दे रहा है, चलने कौन नहीं दे रहा है? इन्हीं खुद ये लोगों ने हंगामा मचा के रखा है। संसद के नुकसान, लोगों के, गरीब लोगों के नुकसान हो रहा है, एमपी के थ्रू आवाज नहीं पहुंच रहा है। अदानी के इशू में ये बात नहीं करना चाहते हैं।
लास्ट 7 सालों में इतने कितने पीओ में से कितने जवाब आए हैं, आप इनसे पूछिए, बीजेपी के जो यहाँ पर जो बैठे हैं प्रवक्ता, उनसे। आज ये जानबूझ के हंगामा करके संसद को रोक रहे हैं बीजेपी। ये कभी नहीं हुआ कि जो देश चलाते हैं और संसद को रोकते हैं। अजादानी इशू में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जेपीसी इशू में क्यों नहीं बात कर रहे? आज एलआईसी सेबी में कितना घोटाला हुआ है, उसका कोई हिसाब क्यों नहीं रख रहे हैं जनता के पास? क्या देश की जनता नहीं जानना चाहते हैं कि आप कितने घोटाला हुआ है इस मामले में? क्यों नहीं आज अदानी का अरेस्ट किया जा रहा है? आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यही था कि क्या विपक्ष एक साथ एकजुट होकर मौजूद हो पाएगा उस सरकार के सामने जो हर गुजरते दिन के साथ लगातार मजबूत होती जा रही है। फिलहाल सवाल इंडिया का मैं आप ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दूसरी खबरें भी। माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई यूपी पुलिस आज प्रयागराज पहुंच जाएगी। फिलहाल अतीक अहमद को लेकर पुलिस यूपी की सीमा में है। उसे गुजरात से राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते यूपी लाया गया। अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी से उस पर निगरानी रखी जाएगी। 28 मार्च को अतीक अहमद की प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। उसी दिन 2006 में उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में प्रयागराज की कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी है। उसे भी बरेली जेल से नैनी जेल लाया जा रहा है। अतीक गैंग पर आरोप है कि उमेश पाल का अपहरण कर उससे जबरन गवाही ना देने का हलफनामा लिया गया, लेकिन जब उमेश पाल की गवाही हुई तो कुछ हफ्तों पहले उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर है। अब आज अतीक अहमद देर शाम प्रयागराज पहुंचेगा। हम लोग रूटीन में यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई हमारी ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन में हम लोग घूमते रहते हैं, हमारा क्षेत्र है ये, तो रूटीन में घूम रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। के आने को लेकर के कोई अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। अगर सर अतीक आता तो आपकी तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। नहीं, जेल प्रशासन है यहाँ पे, पहले से जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब है, सभी लोग। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी के सामने चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई उसमें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया है। इस तरह और याचिकाओं को भी कोर्ट ने कंबाइन कर दिया है। अब कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि पूछताछ के लिए महिलाओं को ईडी दफ्तर बुलाया जाए या नहीं। इस मामले पर अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हालांकि फिलहाल के लिए कि कविता को ईडी द्वारा दिए गए समन पर रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें, इस मामले में ईडी ने भी कैविएट दाखिल कर रखा है कि कोई आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश देते हुए कहा कि किसी कर्जदार के बैंक खाते को ब्लैक लिस्ट करने से पहले उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, और यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो एक तर्कपूर्ण आदेश का पालन होना चाहिए। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले को कायम रखते हुए कहा कि खातों को ब्लैक लिस्ट करने से उधारकर्ताओं के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें सुनवाई का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तो आज सवाल इंडिया का में इतना ही। बाकी दूसरी खबरें भी हैं आगे। बने रहें आप एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।